हे गाइस, वेलकम बैक टू RX फार्मा चैट। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंडर डायूरेटिक किया था। तो आज की वीडियो में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को ही कंटिन्यू करेंगे और हम आज रास करेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इस सिस्टम में कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं और कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में करेंगे। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स मैं आपको बता दूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि ये वो ड्रग्स होती हैं जिनको हम हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रास हमारे पास क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसमें दो कैटेगरी आती हैं, ACE इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वो होते हैं जिनमें रेनिन की रिलीज होती है, मतलब कि रेनिन के प्रोसेस होते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ACE इनहिबिटर क्या होते हैं। ACE इनहिबिटर में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अब यहाँ पे बात बनती है, क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे एंजियोटेंसिन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एंजियोटेंसिन यहाँ पे क्या होता है। ये एक प्रोटीन हॉर्मोन्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देते हैं। इनकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाती हैं और ये हमारे BP को, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। ये हमारी जो नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये हमारी जो एंजियोटेंसिन है, ये हमारी ब्लड वेसल्स को इस तरह से नैरो कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो गाइस, जो एंजियोटेंसिन्स हैं ये हमारे एल्डोस्टेरोन, हमारे जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है उसमें से ये एल्डोस्टेरोन को भी स्टिमुलेट कर देता है। वहाँ पे एल्डोस्टेरोन भी रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा किडनी से हमारी सोडियम रिटेंशन जो है वो बढ़ जाती है, प्रमोट हो जाती है। मतलब कि अगर सोडियम की रिटेंशन, सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, वहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन की वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो गाइस, आगे बात करते हैं हम कि किस तरह हमारा जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स हैं ये वर्क करते हैं। तो यहाँ देखिए गाइस, सबसे पहले हमारे पास है एंजियोटेंसिनोजन, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और ये हमारे एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले रेनिन है जो कि हमारी किडनी से रिलीज हो रहा है। तो हमारी किडनी से यहाँ पे रेनिन रिलीज हो रहा है जो फर्दर आगे एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। जो एंजियोटेंसिन जन है वो एंजियोटेंसिन है वो हमारे इन द प्रेजेंस ऑफ ACE एंजाइम्स, मतलब कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स है जो हमारे लंग से रिलीज हो रहा है, वो हमारे एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिव एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से फर्दर आगे क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है और आगे भी फर्दर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमारी वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा जो किडनी का ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा, हमारी जो यूरिनरी आउटपुट है, मतलब कि जो यूरिन हमें आता है वो भी आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी हमारा वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन 1 है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 2 में यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एड्रीनल कोर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट कर देता है, वहां पे एल्डोस्टेरोन हमारा रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वहां पे इंक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमारा वहां पे क्या होता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइज, ACE इनहिबिटर्स हम क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स। तो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए क्या करना है, हमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर का यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे ये जो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा मेन कोज है हमारी हाइपरटेंशन का, हमारे हाई ब्लड प्रेशर का। तो अगर हम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, इस एंजाइम को हम यहाँ पे इनहिबिट कर देंगे, कम कर देंगे, इसकी स्टिमुलेशन को, इसकी रिलीज को कम कर देंगे, तो वहां पे हमारा एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से फर्दर प्रोसेस नहीं होगा
हमारा हाई ब्लड प्रेशर वहां नहीं होगा, हमारी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम वहां पे नहीं होगी। तो अब हम देखते हैं कि ACE इनहिबिटर्स कैसे वर्क करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कैसे वर्क करता है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स हम यूज करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को किल करने के लिए। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होते हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे कि एंजियोटेंसिन 1 को वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारा मेन कॉज होता है हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन का, हमारी ब्लड वेसल्स के नैरो होने का। तो यहाँ पे जो इनहिबिटर्स है, ACE इनहिबिटर्स हैं, ये हमारे ACE को, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कन्वर्जन यहाँ पे नहीं होती है। तो गाइस फर्दर यहाँ पे क्या होता है, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस जो होती है हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या बात करी गई है कि किसी चीज की रेजिस्टेंस क्या होती है, किसी चीज की पावर कितनी होती है, कितना वो टॉलरेट कर सकता है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स की बात हम कर रहे हैं, ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं कि जो हमारा वास्कुलर ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे वास्कुलर रेजिस्टेंस है, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस है, वो डिक्रीज हो जाएगा। हमारा ब्लड फ्लो जो इंक्रीज हो रखा होता है उसको यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और ACE इनहिबिटर्स हमारा क्या करते हैं, हमारे जो ब्रेडिकाइनिन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड की स्टिमुलेशन के लिए और प्रोस्टासाइक्लिन की स्टिमुलेशन के लिए, जो फर्दर क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन करते हैं। तो अगर हमारी ब्रेडिकाइनिन की जो ब्रेकडाउन होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि हमारा वहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे और ज़्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा प्रोस्टासाइक्लिन वहाँ पे और रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, आगे फर्दर हमारी वेजोडाइलेशन कर देंगे, जो हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई, हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो गई, उसको नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे ले आएंगे, वेजोडाइलेशन हो जाएगी हमारी ब्लड वेसल्स की। डायलेशन मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई हैं उसको नॉर्मल कंडीशन में ले आएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो होगा वो वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा और हमारा जो हाई BP है वो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाइपरटेंशन वहाँ पे ट्रीट हो जाएगा। तो गाइज कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो हमें ACE इनहिबिटर्स को लेने के टाइम लेने चाहिए। तो क्या प्रिकॉशंस हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग, उनको ACE इनहिबिटर्स नहीं देने चाहिए, ये यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये फर्दर कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रोड्यूस कर देते हैं। तो क्या क्या ड्रग्स हमारे ACE इनहिबिटर्स के अंडर आते हैं, सबसे पहले कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिजिनोप्रिल, पिंडोप्रिल एंड फेजिनोप्रिल। तो यहाँ पे मेन चीज आप देख रहे हैं, हर ड्रग के पीछे प्रिल हो रहा है, तो एग्जाम में आपको बहुत इजी हो जाएगा इस कैटेगरी की सारी ड्रग्स लिखने के लिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, हाइपरटेंशन टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम एग्जाम में आ चुका है। तो ये अकेली कैटेगरी भी एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे डायूरेटिक को डिटेल में आप लिख सकते हैं, या ACE इनहिबिटर्स को आप डिटेल में वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ACE इनहिबिटर्स, इसमें हम कैप्टोप्रिल ड्रग को लेते हैं। तो कैप्टोप्रिल ड्रग कैसे एक्ट करती है, ये जो ACE एंजाइम्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं, ये इसको इनहिबिट करके एक्ट करते हैं, इस एंजाइम्स को ये बनने नहीं देते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्दर जो कन्वर्जन होती है हमारी एंजियोटेंसिन 1 की एंजियोटेंसिन 2 में, वो कन्वर्जन वहाँ पे नहीं होती है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कोर्टेक्स से वहाँ स्टिमुलेट नहीं होता, रिलीज नहीं होता है, और फर्दर हमारा ब्लड प्रेशर वहाँ पे हाई नहीं होता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो कैप्टोप्रिल होता है, ये ऑल टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन में यूज्ड किया जाता है, और जब इसको कंटिन्यू यूज करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट सामने आते हैं, जैसे ड्राई कफ हो जाता है, रीनल डैमेज हो जाता है, या लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, मतलब हमारे टेस्ट में वहाँ पे डिफरेंस आने लग जाता है। तो क्या डोज देते हैं इसके, 25 mg इन टैबलेट TDS, एक दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद डेली इसको यूज किया जाता है इन द कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन में। तो आगे बात करते हैं गाइज हम एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट। तो एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट क्या होता है, जैसे हमने पहले देखा ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो एंजियोटेंसिनोजेन होता है जो कि ब्लड से रिलीज होता है, ब्लड से मिलता है,
तो वो क्या होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ रेनिन, जो कि हमारी किडनी से रेनिन आ रहा है, तो ये क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है हमारा जो रेनिन है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये जो हमारा एंजियोटेंसिन 1 है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर क्या होता है, एल्डोस्टेरोन हमारा प्रोड्यूस हो जाता है वहां पे, और हमारा ब्लड प्रेशर जो है जो वो हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन आ जाती है। लेकिन जो हमारे एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर्स हैं या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर्स अगर यूज करते हैं ब्लॉकर्स, तो वो क्या करते हैं, हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं। तो इसको यूज नहीं किया जाता है। ये जो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स होते हैं, ये हमारे एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर देते हैं वहां पे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे वहां पे वेजो डायलेशन हो जाती है, जो हमारी नैरो हो गई हैं ब्लड वेसल्स, उसको ये सही कर देता है, हेल्दी कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो वेजो डायलेशन होने की वजह से हमारे जो एपोप्टोसिस हो रहा है, मतलब कि सेल की डेथ हो रही है हमारी वहां पे, ये सेल की डेथ को डिक्रीज कर देता है, और वहां पे सेल की ग्रोथ को, जो हमारी सेल की डेथ हो रही है उनकी ग्रोथ हो रही है, मतलब कि ज़्यादा सेल की डेथ हो रही है, तो इसको ये इनहिबिट कर देता है, और ये हेल्दी सेल वहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो वहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाती है, और वहाँ पे हमारी जो कंस्ट्रिक्ट हो गई है, सिकुड़ गई है हमारी आर्टरीज और वेन्स और ब्लड वेसल्स, मतलब वो हमारी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं, वहाँ पे इजीली हमारा ब्लड फ्लो होने लग जाता है, और वहाँ पे हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो गाइस कैसे वर्क करते हैं ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, ये हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारी वेन्स को और आर्टरीज को ये रिलैक्स कर देते हैं, मतलब कि जो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं ये उनको हेल्दी कंडीशन में ले आती हैं, जो इस तरह से कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं ये हेल्दी कंडीशन में ले आए हैं, ये उनको, उनकी मसल्स को ये बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं वहाँ पे हमारी आर्टरीज और वेन्स की, और वहाँ पे हमारा जो ब्लड प्रेशर जो हाई बीपी हो गया है उसको ये लोअर कर देते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हमारे जब इनको यूज़ किया जाता है, ये किसी भी तरह की हमारी हार्ट रेट को बढ़ाते नहीं हैं, और हमारे ब्लड को, जो ब्लड पंपिंग करता है ब्लड को हार्ट हमारा, तो उसको ये हेल्प करते हैं कि इजीली हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल रेट के साथ 120/80 mm ऑफ Hg नॉर्मल रेट के साथ हमारा जो हार्ट है वहां पे ब्लड को पंप करने लग जाता है। तो गाइज यहाँ पे हम इसकी ड्रग्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें ड्रग्स आती हैं लोसार्टन, कंडेंसार्टन, टेलमीसार्टन, वेलसार्टन। तो यहाँ पे भी एक सार्टन वर्ड जो है वो सबके साथ सेम है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको ड्रग्स लिखने की। जो ACE एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट है, ब्लॉकर्स है, वहाँ पे सार्टन मतलब कि ड्रग्स के पीछे सार्टन आता है, तो लोसार्टन, कंडेंसार्टन, टेलमीसार्टन, वेलसार्टन ये इसकी ड्रग्स है। तो यहाँ पे हम ड्रग लेते हैं लोसार्टन। लोसार्टन कैसे एक्ट कर रहा है, लोसार्टन क्या करता है, हमारे एंजियोटेंसिन 2 को, यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से फर्दर आगे क्या होता है, हमारा एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, हमारा ब्लड प्रेशर है वो जो हाई नहीं हो पाता। और एंजियोटेंसिन 2 अगर ब्लॉक हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, जो हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी, हमारी जो ब्लड वेसल्स नैरो हो रही थी, वहां पे वो इनहिबिट हो जाएगी, हमारी ब्लड वेसल्स नॉर्मल रहेगी, हेल्दी रहेगी, और फर्दर हमारे जो एल्डोस्टेरोन वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है एड्रिनल कोर्टेक्स में वो भी ब्लॉक हो जाएगा, उसकी स्टिमुलेशन भी ब्लॉक हो जाएगी। तो गाइस ये जो लोसार्टन ड्रग होती है, इसका जो एक्शन होता है जब इसको लेते हैं तो 24 हावर्स तक ये अपना एक्शन शो करता है, उसके बाद हमें दूसरी डोज इसकी यूज करनी पड़ती है। तो ये हमारी जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है जब इसको लेते हैं तो ये हार्ट रेट को बिल्कुल नहीं बढ़ाता है, ये नॉर्मल हमारी हार्ट रेट रखता है, और ये ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, मतलब कि इसको टैबलेट में ही यूज किया जाता है। तो ये जो टैबलेट है ये ऑरली यूज करते हैं, इसलिए इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में। तो जब लोसार्टन ड्रग को हम लगातार यूज करने लग जाते हैं, कंटिन्यू यूज करने लग जाते हैं, तो वहां पे कुछ साइड इफेक्ट, कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे वीकनेस, डिजीनेट, फीटल टॉक्सिसिटी, हाइपोटेंशन। मतलब कि हाइपोटेंशन, हमारे बीपी अगर इसको रेगुलर लेने लग जाते हैं, बीपी हमारा डाउन होने लग जाता है, हमारी फीटल टॉक्सिसिटी हो जाती है, हमारी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी जो फीटल होता है उसको
टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ सकता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं या वीकनेस, वहां पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होने लग जाती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो हमें देखने को मिलते हैं अगर लगातार हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। तो गाइज आज की मेरी इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को ही कंटिन्यू करने के साथ हम इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स करेंगे। तो जल्द ही मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।